नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश सर केमिस्ट्री की ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था क्या, थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है ना। थॉमसन ने अपने मॉडल में परमाणु की जो संरचना बताई थी वो किसके अनुसार बताई थी, उसकी तुलना, परमाणु की तुलना इन्होंने तरबूज या फिर बूंदी के लड्डू से की थी। ठीक है ना। हाँ, और आज हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं रदरफोर्ड का स्वर्णपत्र प्रयोग। ठीक है ना। क्योंकि थॉमसन साहब के बाद में परमाणु की व्याख्या करने के लिए, ठीक है ना, अपना जो मत दिया, अपना जो मॉडल दिया था वो किसने दिया था, रदरफोर्ड साहब ने। ठीक है ना। तो रदरफोर्ड का स्वर्णपत्र प्रयोग, देखिए इसमें रदरफोर्ड साहब ने क्या किया था कि एक सोने की पतली पन्नी ली थी। ठीक है ना। और उस पर अल्फा कणों की क्या करवाई थी, बौछार करवाई थी। ठीक है ना। कुछ एक अल्फा कण ऐसे थे जो कि जिस दिशा से आए थे वो सीधे बिना विक्षेपित हुए निकल गए थे। ठीक है ना। कुछ एक अल्फा कण ऐसे थे जो कि कुछ कोणों से विक्षेपित हुए थे, और एक अल्फा कण ऐसा था जो कि जिस दिशा से गया था पुनः उसी दिशा में वापस आ गया था। ठीक है ना। तो ये रदरफोर्ड का जो स्वर्णपत्र प्रयोग है, ये इसमें इन्होंने, रदरफोर्ड साहब ने एक पतली पन्नी ली थी, किसकी, सोने की। किसकी, सोने की। ठीक है ना। चलिए, इसकी अभी उपनाम और हैं। ठीक है ना। इसको स्वर्णपत्र प्रयोग, रदरफोर्ड का स्वर्णपत्र प्रयोग कहा जाता है, और इसे सौर मॉडल कहा जाता है, इसे ग्रही या ग्रहीय मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है ना। ऐसा क्यों, देखो रदरफोर्ड साहब ने सोने की पन्नी ली थी, क्या ली, सोने की। अब एक बात बताओ, ये रदरफोर्ड साहब ने सोने की ही पन्नी क्यों ली, वो और किसी मेटल की भी तो ले सकते थे ना। ठीक है ना। क्योंकि एक सोने की या गोल्ड की क्या विशेषता होती है, एक विशेषता होती है कि इसको पीट पीट करके पतली से पतली चादर बनाई जा सकती है। छोटी छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। ठीक है ना। सोने की पतली पन्नी ली क्योंकि सोने की पतली से पतली पन्नी बनाई जा सकती है। पन्नी बनाई जा सकती है या फिर पीट पीट करके इसको पतली से पतली चादर भी बना सकते हैं, और ये इस प्रकार की जो प्रॉपर्टी है और किसी मेटल में नहीं पाई जाती। ठीक है ना। हाँ, देखो अगला अगली बात जो आती है वो ये आती है कि सोने के अलावा यदि किसी और मेटल की लेते तो क्या होता। ठीक है ना। एक तो खास बात ये होती है कि जो सोने की पन्नी होती है ना, वो पतली से पतली प्राप्त हो सकती है। ठीक है ना। और दूसरी बात, दूसरी विशेषता क्या है कि सोने से प्रकीर्णन कैसा होता है, अच्छा होता है। ठीक है ना। हाँ, तो सोने की पन्नी पर या पन्नी से प्रकीर्णन अच्छा होता है, अच्छा होता है। ठीक है ना। किसी भारी मेटल क्यों नहीं ली गई। ऐसा भी तो हो सकता था कि सोने से भारी मेटल भी तो रदरफोर्ड साहब ले सकते थे। ठीक है ना। लेकिन क्यों नहीं ली गई, क्योंकि देखो जब भारी मेटल होती, ठीक है ना, तो जैसे ही उस पर अल्फा कण जाएगा तो वो टकरा करके, जैसे टकराएगा वो वहीं के वहीं गिर जाएगा, तो प्रकीर्णन नहीं होगा। ठीक है ना। हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि बिकॉज भारी मेटल से जैसे ही अल्फा कण
टकराएगा वह वहीं गिर जाएगा। अतः प्रकीर्णन नहीं होगा। हमें क्या चाहिए? रदरफोर्ड साहब को प्रकीर्णन चाहिए था, ठीक है ना, तभी तो पता चलेगा। हल्की मेटल क्यों नहीं ली? हल्की मेटल, ये तो भारी मेटल होगी। जैसे ही अल्फा कण किसी भारी मेटल से टकराएगा तो वो आगे नहीं जाएगा, वो तो वहीं के वहीं गिर जाएगा, ठीक है ना। अब जो बहुत ज़्यादा हल्की होगी तो फिर क्या करेगा, उसको वो पार कर जाएगा, ठीक है ना। हाँ, हल्की मेटल क्यों नहीं? क्योंकि अल्फा कण उसे पार कर जाएगा तथा प्रकीर्णन नहीं होगा, ठीक है ना। रदरफोर्ड का स्वर्णपत्र प्रयोग, इसे क्या कहा जाता है? सौर मॉडल या ग्रहीय मॉडल कहा जाता है। अब देखो क्यों, क्योंकि रदरफोर्ड साहब ने आगे बताया था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो कौन चक्कर लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन। किसके? नाभिक की ओर। तो पृथ्वी भी तो चक्कर लगाती है, किसके? सूर्य की ओर। तो पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है, तो ग्रह चक्कर लगा रहा है ना। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भी क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है, किसके? नाभिक के। इसलिए इसको ग्रहीय मॉडल, सौर मॉडल या फिर ग्रहीय मॉडल भी कहा जाता है, ठीक है ना। सोने की पतली पन्नी ली थी, क्यों ली थी? क्योंकि सोने की एक विशेषता होती है, गोल्ड की एक प्रॉपर्टी है कि इसको पतली से पतली चादर के रूप में बनाया जा सकता है, ठीक है ना। हाँ, पतली से पतली पन्नी बनाई जा सकती है। सोने की पन्नी से प्रकीर्णन कैसा होता है? स्कैटरिंग कैसी होती है? बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसका यूज़ किया गया, ठीक है ना। किसी भारी मेटल क्यों नहीं लगी? क्योंकि जैसा ही अल्फा कण किसी भारी मेटल पे जाएगा तो वो उससे टकरा करके तुरंत क्या होगा? गिर जाएगा, तो प्रकीर्णन नहीं होगा, ठीक है ना। हल्की मेटल लेते तो क्या होता? उसको अल्फा कण पार कर जाता, तब भी प्रकीर्णन नहीं होता, ठीक है ना। अब इसको यहाँ तक नोट करो, फिर एक डायग्राम बनाया जाएगा कि रदरफोर्ड साहब ने, देखिए रदरफोर्ड साहब ने अपने प्रयोग में क्या किया था। देखो, एक तो पीबी बॉक्स लिया था, ठीक है ना। ये पीबी बॉक्स है, ठीक है ना। पीबी बॉक्स में उन्होंने एक रेडियो एक्टिव स्रोत को रखा, ठीक है ना। अर्थात रेडियो एक्टिव स्रोत के रूप में उन्होंने रेडियम लिया, ठीक है ना। ऐसे रेडियम के दो कार्य हैं, कौन कौन से? एक तो ये अल्फा कण उत्पन्न करेगा, और दूसरा साथ के साथ क्या करता है? ये रेडान गैस उत्पन्न करता है, जिसको अपन लोग क्या भूकंप गैस के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो ये अल्फा कण उत्पन्न करेगा, ठीक है ना। इस बॉक्स का काम क्या है? इन अल्फा कणों को एब्जॉर्ब करना, ठीक है ना। ये अल्फा कण उत्पन्न करता रहेगा, तो अल्फा कण हर एक दिशा में ना जाएं, ठीक है ना। उनको एब्जॉर्ब करेगा और वो पर्टिकुलर एक ही दिशा में भेजेगा, ठीक है। नहीं तो फिर एक्सपेरिमेंट क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका काम क्या है? इसका काम है अल्फा कणों को उत्पन्न करना। उसका काम क्या है इस बॉक्स का? अल्फा कणों को एब्जॉर्ब करना और एक दिशा में भेजना, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हुआ? रदरफोर्ड साहब ने एक पीबी की स्लिट लगा दी है, खिड़की लगा दी है, ठीक है ना, प्लम्बम की। इससे क्या होता है? इससे कि ये जो अल्फा कण है ना, अल्फा कण एक सीधी दिशा में जाएंगे, इधर उधर मूवमेंट नहीं करेंगे, ठीक है ना। उनका उद्देश्य क्या था कि इन अल्फा कणों को कहाँ पहुँचाना? सोने की पतली पन्नी पर डालना, ठीक है ना। हाँ जी। अब जैसे हाँ, और फिर ये सोने की पतली जो ये पन्नी है ना, इसके चारों ओर उन्होंने क्या किया? ये जिंक सल्फाइड से लेपित एक वृत्ताकार पर्दा लगा दिया, ठीक है ना। अब ये जेडएनएस का उपयोग क्या होता है? जेडएनएस का कार्य क्या होता है? जैसे ही कोई पार्टिकल या कण इस जेडएनएस पर गिरता है ना, तो ये क्या उत्पन्न करती है? ये चमक उत्पन्न करती है, ठीक है ना। हाँ, और ये सोने की पतली पन्नी हो गई, ठीक है ना। अब जैसे इस पे गिरेंगे तो ये अल्फा कण क्या हुए? एक इधर उधर प्रकीर्णित हुए, ठीक है ना। हाँ, एक बार दोबारा से देखिए, रदरफोर्ड साहब ने क्या किया? एक पीबी बॉक्स लिया, ठीक है ना। पीबी बॉक्स के में क्या रखा? या इस रेडियो एक्टिव स्रोत को, सोर्स को के चारों ओर क्या लगा दिया? पीबी बॉक्स लगा दिया। इसका कार्य क्या होता है? इस रेडियो एक्टिव पदार्थ रेडियम का कार्य क्या होता है? रेडियम का कार्य होता है अल्फा कणों को उत्पन्न करना, और
रेडान गैस उत्पन्न करना, ठीक है ना, जिसको रेडान गैस को किस नाम से जानते हैं, भूकंप गैस के नाम से, ठीक है बेटा। ये अल्फा कण क्या होते हैं, हीलियम के पॉजिटिव आयंस होते हैं। क्या होते हैं, हीलियम के पॉजिटिव आयनों को क्या कहा जाता है, अल्फा कण कहा जाता है। अल्फा कण कौन उत्पन्न कर रहा है, रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम, ठीक है ना। इसको कहाँ रखा गया है, पीबी बॉक्स में। पीबी बॉक्स में क्यों रखा गया है, क्योंकि पीबी बॉक्स में ये जो पीबी बॉक्स है ये अल्फा कणों को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है ना। हाँ, और इन्होंने एक क्या लगा दी, पीबी की स्लिट लगा दी, ठीक है ना। अब जैसे ये अल्फा कण इस पर जाकर के गिरते हैं तो इसके चारों ओर क्या लगा दिया उन्होंने, ZnS से लेपित एक वृत्ताकार पर्दा लगा दिया। तो जैसे ये गिरते हैं तो ये ZnS से टकराएंगे तो क्या होगा, चमक उत्पन्न होगी, ठीक है ना। ठीक है, अब इससे क्या निष्कर्ष निकाला रदरफोर्ड साहब ने क्या निष्कर्ष निकाले अपने इस प्रयोग से। देखिए, प्रयोग के बाद में रदरफोर्ड साहब ने देखा कि ये हीलियम के पॉजिटिव आयनों को ये वाला, ठीक है ना, जैसे ही ये हीलियम के पॉजिटिव आयन अर्थात जो अल्फा कण हैं, ये अधिकांशतः अल्फा कण तो बिना मुड़े कैसे निकल गए, सीधे, ठीक है ना। ये अल्फा कण सीधे निकल गए। कुछ एक अल्फा कण ऐसे थे जो कुछ कोणों से विक्षेपित हो गए, कुछ कोणों से विक्षेपित हो गए, कुछ कोणों से विक्षेपित हुए, ठीक है ना। इन सभी अल्फा कणों में से एक अल्फा कण ऐसा था जो कि जिस दिशा से गया वो पुनः वापस उसी दिशा में आ गया, ठीक है ना। तो वो प्रयोग किया था रदरफोर्ड साहब ने। उसके बाद में ये देखा कि लगभग 20,000 अल्फा कणों की उन्होंने लगभग 20,000 अल्फा कणों की उन्होंने बौछार कर, लगभग 20,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण ऐसा था जो कि जिस दिशा से गया था पुनः उसी दिशा में वापस आ गया, और अधिकांश अल्फा कण बिना मुड़े सीधे निकल गए, और कुछ एक अल्फा कण ऐसे थे जो कि कुछ कोणों से विक्षेपित हुए, ठीक है ना। नंबर एक बात, रदरफोर्ड ने देखा कि अधिकांशतः अल्फा कण सीधे निकल गए, ठीक है। कुछ अल्फा कण कुछ कोणों से विक्षेपित हुए। विक्षेपित का अर्थ होता है मुड़ना, ठीक है ना, कुछ ही कोणों से मुड़ गए थे। लगभग 20,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण ऐसा था जो कि जिस दिशा से गया वह पुनः उसी दिशा में आ गया। अर्थात एक अल्फा कण 180 डिग्री के कोण से विक्षेपित हुआ, ठीक है ना। ये इस प्रयोग में इतनी बातें रदरफोर्ड साहब ने देखी, ठीक है ना। अब इस प्रयोग के बाद में रदरफोर्ड साहब ने क्या निष्कर्ष निकाले, निष्कर्ष देखिए इधर देखो। जब अधिकांश अल्फा कण सीधे जा रहे हैं तो परमाणु का अधिकांश भाग कैसा है, रिक्त है, ठीक है ना।
एक अल्फा कण ऐसा है जो कि जिस दिशा से गया उस दिशा से टकरा करके वापस आ गया, ठीक है ना। तो अल्फा कण क्या है, हीलियम के पॉजिटिव आयन। अब ये टकरा करके वापस आया, इसका मतलब है कि ये किसी पॉजिटिव पार्टिकल से टकरा करके आया होगा, ठीक है ना। यदि कोई पार्टिकल अंदर नेगेटिव होता तो ये तो अट्रैक्शन फील करता, ठीक है ना, उससे जुड़ जाता। लेकिन ये भी पॉजिटिव है और अल्फा कण भी क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव के मध्य क्या होगा, रिपल्सन होगा, ठीक है ना। दूसरी बात, ये कोई भारी कण है जिससे टकराया है, वो पुनः वापस आ गया है, ठीक है ना। और ये जो भारी कण जो अंदर उपस्थित है, ये संपूर्ण जो परमाणु है उसकी तुलना में जो इसका आकार है वो कैसा है, बहुत कम है या बहुत छोटा है, ठीक है ना। और इसी को रदरफोर्ड साहब ने क्या नाम दिया था, नाभिक नाम दिया था। क्या नाम दिया था, नाभिक नाम दिया था, ठीक है ना। तो इस प्रकार रदरफोर्ड के स्वर्णपत्र प्रयोग से किसकी खोज हुई थी, नाभिक की, ठीक है ना। चलिए निष्कर्ष को लेकर के बातें करते हैं। नंबर 1, परमाणु का अधिकांशतः भाग खोखला होता है। परमाणु का अधिकांशतः भाग खोखला होता है। यदि ये खोखला नहीं होता तो फिर ये जो मैक्सिमम जो अल्फा कण थे ना, वो कैसे निकल गए, सीधे निकल गए। वो इसीलिए तो निकल गए थे क्योंकि वो कैसा है, वो तो खोखला है पूरा। यदि वो खोखला नहीं होता तो वो नहीं निकलते, वो तो टकराते या तो विक्षेपित हो जाते या फिर पुनः वापस आ जाते, ठीक है ना। तो इससे यही पता चला है कि जो परमाणु का अधिकांशतः भाग होता है वो खोखला होता है, ठीक है ना। नंबर दूसरी बात, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके मध्य में या फिर केंद्र में कह सकते हैं, केंद्र में उपस्थित होता है, ठीक है ना। परमाणु का द्रव्यमान संपूर्ण परमाणु की तुलना में बहुत कम होता है। ये बना लिया, इसको रफ कर दूं। तो अगली बात रदरफोर्ड साहब ने बताई कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश केंद्र में उपस्थित है, जिसे न्यूक्लियस या नाभिक कहते हैं। और नाभिक का आकार संपूर्ण नाभिक का आकार संपूर्ण परमाणु की तुलना में 10⁵ गुना छोटा होता है, ठीक है। तो परमाणु तो बहुत बड़ा हो गया और नाभिक बहुत छोटी हो गई। कितने गुना बड़ा है परमाणु का आकार, 10⁵ गुना, ठीक है ना। और नाभिक का आकार कितना छोटा हो गया फिर, 10⁵ गुना, ठीक है ना। हाँ जी। अगली बात और क्या बताई रदरफोर्ड साहब ने, नाभिक का आकार हो गया संपूर्ण परमाणु की तुलना में कितना हो गया, 10⁵ गुना छोटा हो गया और वो बड़ा हो गया, ठीक है ना। अब बात करते हैं त्रिज्या को लेकर के। नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 सेंटीमीटर होती है।
तथा परमाणु की त्रिज्या -10 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है ना, मीटर होती है। ठीक है ना। तो ये रदरफोर्ड साहब के जो स्वर्णपत्र प्रयोग किया था रदरफोर्ड साहब ने, ठीक है ना, उनके ये निष्कर्ष निकले हैं कि उन्होंने जो प्रयोग किया था उनके बाद में ये बातें परमाणु के बारे में बताई उन्होंने कि परमाणु का अधिकांशतः भाग कैसा होता है, खोखला था, तभी तो अल्फा कण, अधिकांशतः अल्फा कण कैसे हो गए थे, बिना मुड़े, बिना किसी के से टकराए सीधे निकल गए थे। ठीक है ना। परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान होता है उसका जो मास होता है वो कहाँ होता है, सेंटर में या केंद्र में उपस्थित होता है। ठीक है ना। और परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान होता है ना, ये संपूर्ण आयतन की तुलना में, परमाणु के आयतन की तुलना में कैसा होता है, बहुत छोटा या बहुत कम होता है। ठीक है। अब परमाणु का जो संपूर्ण धनावेश होता है वो भी कहाँ उपस्थित होता है, मध्य में, जिसको अपन लोग क्या कह रहे हैं, नाभिक कह रहे हैं। ठीक है ना। वो केंद्र में ही तो उपस्थित था। ठीक है ना। नाभिक का जो आकार होता है ना वो संपूर्ण परमाणु के आकार की तुलना में कितना होता है, 10⁵ गुना। ठीक है ना। कितना, 10⁵ गुना होता है। और जो नाभिक की जो त्रिज्या होती है ना वो कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर, तथा जो परमाणु की त्रिज्या होती है वो कितनी होती है, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है ना। ठीक है। यहाँ से अक्सर कर पूछा जाता है ये सवाल कि परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है और नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है। ठीक है ना। ये माइनस में है, ठीक है, ना कि प्लस में, इस बात का ध्यान रखना। जो जितनी ज़्यादा माइनस में है वो उतनी ज़्यादा छोटी है। अब बताओ परमाणु की त्रिज्या ज़्यादा बड़ी होगी या फिर नाभिक की, परमाणु की त्रिज्या ज़्यादा होगी। ठीक है ना। तो ये परमाणु की है और ये वाली किसकी है, नाभिक की है। ठीक है ना। हाँ जी। देखिए एक बात और बताई थी रदरफोर्ड साहब ने कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार रूप में चक्कर लगाते हैं। ठीक है ना। और जिनको क्या कहा जाता है, जिन्हें कक्षा कहा जाता है। और जो एटम होता है, जो परमाणु होता है, वो वैद्युत रूप से कैसा होता है, उदासीन होता है। ठीक है ना। तो अगला स्टेटमेंट क्या बताया उन्होंने कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स वृत्ताकार रूप में चक्कर लगाते हैं या निरंतर चक्कर लगाते हैं। उन वृत्ताकार पथों को ऑर्बिट या कक्षा कहते हैं। परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होता है, वैद्युतीय रूप से उदासीन होता है। ठीक है ना। देखिए जैसे कि ये क्या है, नाभिक है। ठीक है ना। नाभिक के चारों ओर ये क्या पाए जाएंगे, वृत्ताकार पथ, और इनमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निरंतर क्या लगाएगा, चक्कर लगाएगा, और इनको क्या कहा जाएगा, ऑर्बिट या फिर कक्षा कहा जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब देखिए, अब रदरफोर्ड साहब के प्रयोग के बाद में उनकी क्या क्या कमियां रही थी, कमियां। अब बात करेंगे कमियों को लेकर के। ठीक है ना। देखिए रदरफोर्ड साहब ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों में निरंतर चक्कर लगाता है। ठीक है ना। अब देखो ये मान लीजिए कोई नाभिक है और नाभिक के चारों ओर ये क्या हो गया, वृत्ताकार पथ हो गया, और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। ठीक है ना। और नाभिक कैसी हो गई, पॉजिटिव। ठीक है ना। ये जब निरंतर इसके चक्कर लगाएगा तो अपनी ऊर्जा में क्या करेगा, कमी करेगा। ठीक है ना। जैसे कि कोई भी बच्चा है, कोई भी व्यक्ति है, वो किसी गोले के चारों ओर चक्कर लगाता है तो निरंतर जितने ज़्यादा चक्कर लगाएगा निरंतर उसकी ऊर्जा में क्या आती चली जाएगी, कमी आती चली जाएगी। तो ठीक उसी प्रकार इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कमी आनी चाहिए और ये अंत में इस नाभिक में धंस जाना चाहिए, गिर जाना चाहिए। एक बात। दूसरी बात,
ये कैसा है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होना चाहिए, अट्रैक्शन होना चाहिए, ठीक है ना। अगली बात, जो ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है ये जब निरंतर घूमेगा तो ये चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करना चाहिए और इसको मात्र 10⁻⁻8 सेकंड के अंदर अंदर कहाँ गिर जाना चाहिए, नाभिक में गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। हाँ, और ये रदरफोर्ड साहब परमाणु के स्थायित्व को भी नहीं बता पाए थे कि परमाणु कितना स्टेबल रहेगा, कौन सी स्थिति में स्टेबल रहेगा, अर्थात ये परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सके, ठीक है ना। अगली बात, रदरफोर्ड साहब ने स्पेक्ट्रम रेखाओं के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी थी, जो किसने दी थी, आगे चल के नील्स बोर साहब ने दी थी, ठीक है ना। हाँ जी, तो नंबर 1 बात, ये परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सके, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, यह है चुंबकीय क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, तथा यह है 10⁻⁻8 सेकंड में नाभिक के अंदर धंस जाएगा, ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन निरंतर नाभिक के चारों ओर गति करता है तो यह अपनी ऊर्जा का या ऊर्जा में यह अपनी ऊर्जा में निरंतर कमी करेगा और अंत में थक जाएगा वह नाभिक में गिर जाएगा, लेकिन ऐसा नाभिक में गिर, ऐसे लिखो, नाभिक में गिर जाना चाहिए, नाभिक में गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगली कमी क्या है, नाभिक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तथा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। इन दोनों विपरीत आवेशित कणों के मध्य अट्रैक्शन होना चाहिए, अट्रैक्शन होना चाहिए और ये एक दूसरे से मिल जाने चाहिए। लेकिन
ऐसा नहीं होता है। यदि ऐसा हो गया तो परमाणु का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा, परमाणु का तो विनाश हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्या क्या कमियां नहीं है, देखो रदरफोर्ड साहब परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा पाए कि कौन सा परमाणु कितना स्टेबल रहेगा, स्टेबिलिटी के बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाए, तो परमाणु के स्थायित्व के बारे में कुछ नहीं कहा इन्होंने। इलेक्ट्रॉन एक कैसा है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। ठीक है ना। और जब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, जब कोई पार्टिकल होता है और जब वो रोटेट करता है तो वो दो प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न करता है, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक। ठीक है ना, जिनको आगे जीमान प्रभाव और स्टॉक प्रभाव के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, उसके बारे में ये नहीं बता पाए। तथा परमाणु है ना, वो 10⁻⁸ सेकंड में क्या होना चाहिए, वो धस जाना चाहिए। क्यों धस जाना चाहिए, क्योंकि ये निरंतर अपनी ऊर्जा में क्या कर रहा है, कमी कर रहा है। ठीक है ना। हाँ, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा और यह 10⁻⁸ सेकंड में नाभिक के अंदर धस जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, निरंतर अपनी ऊर्जा में कमी कर रहा है। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन निरंतर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है या गति कर रहा है, तो यह अपनी ऊर्जा में निरंतर कमी करेगा और ये अंत में थक जाएगा और वह नाभिक में गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना। हाँ, नाभिक कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तथा इलेक्ट्रॉन भी नहीं, नाभिक पॉजिटिव चार्ज है, इसको इसमें करेक्शन करो, नाभिक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तथा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। ठीक है ना। ये जो नाभिक होती है धनावेशित कण होता है और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज वाला होता है। ठीक है ना। ये दोनों कैसे होते हैं, विपरीत आवेशित होते हैं। जो विपरीत आवेश होंगे तो विपरीत आवेशों की अगली कमी वो ये है कि जो रदरफोर्ड साहब है ना, ये परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सके। ठीक है ना। तो इन्होंने परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की तथा ये परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स के वितरण को नहीं समझा सके। ठीक है ना। तो दो चीज़ें हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन का वितरण है और एक है इन्होंने परमाणु के की व्याख्या नहीं की, नहीं, परमाणु की स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की और परमाणु में जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण है ना, ये उसको नहीं समझा पाए। इसको नोट करो। ठीक है ना। तो ये सारी कमियां कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।